साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। साथियों आप सभी जानते ही होंगे कि विगत दिनों सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रतो राय ने अपने निवेशकों को अपने सहारा न्यूज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को संबोधित किया। संबोधित इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पूर्व में वादा किया था कि 31 मार्च 2021 से सारी परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी और निवेशकों का भुगतान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा हर बार प्रयास रहता है कैसे भी निवेशकों के साथ न्याय हो और सहारा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग एम्प्लॉय हैं, उनका रोजगार ना जाए और व्यवस्था ठीक चलती रहे। उसी के तहत आज का ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो साथियों सहारा से जुड़े हुए कुछ लोगों ने हमें एक विश्लेषण करके अपने टेक्स्ट मैसेज के रूप में हमें कुछ भेजा है जो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। उनका दावा है कि सहारा प्रमुख का इरादा भुगतान देने का है ही नहीं। वो सत्यता ये है कि वह सरकारी नियामकों को गुमराह करना चाहते हैं और नियामकों से बचने के लिए वह हर बार नया प्रोपेगेंडा रचते हैं, नए हथियार का इस्तेमाल करते हैं और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। तो साथियों जो हम लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया गया है, संदेश पहुंचाया गया है और वो उन लोगों के द्वारा पहुंचाया गया है जिन्होंने सहारा से किसी भी तरीके से अपना भुगतान निकाल लिया है। या तो उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपनी शिकायत भेज रखी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्य करते हैं, उनका पता है। उनका सेंट्रल रजिस्ट्रार के प्रमुख हैं विवेक अग्रवाल। तो पूरा आप लोगों को पहले पता बता देते हैं अगर आप लोग भी शिकायत भेजना चाहें सहारा के संदर्भ में, सहारा की सोसाइटियों के संदर्भ में। वो है श्री विवेक अग्रवाल, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि भवन, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। तो साथियों यदि आपकी कोई समस्या है, शिकायत है, आप इस पते पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। तो साथियों जो मैसेज हमारे पास तक आया है वो पहले आप लोगों के समझ रखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। साथियों सुब्रत राय एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का तहत चल रहे हैं, एक पैटर्न स्कीम के अनुसार, जिससे वह कार्यकर्ता, जमाकर्ताओं और सरकारी नियामकों को प्लानिंग के तहत गुमराह कर सकें। भुगतान हेतु 4-5 माह का समय बताते हैं और जैसे ही वह तारीख आ जाती है आगे का समय, मीटिंग तारीख, आगे का विज्ञापन, लेटर दे देते हैं, जिससे कि सभी का सारा ध्यान आगे की तारीख पर केंद्रित हो जाए और पिछली सारी बातें भूल जाएं। हर बार वो बताते हैं कि हजारों करोड़ रुपए संस्था के पास आने वाला है, शीघ्र ही हम ब्याज सहित भुगतान दे देंगे, हमारे पास बहुत अधिक परिसंपत्तियां हैं, आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो साथियों हमने अभी तक 4 लाइनें आपको बताई, ये हर बार, हर मीटिंग, हर लेटर में अधिकांशतः निवेशकों के समझ और उनके एजेंटों की समझ यही कहा जाता है। यह विगत 2016-17 से होता आ रहा है कि किसी विदेशी कंपनी के साथ हमारा कंप्रोमाइज हो गया है। कभी अखबारों में आ जाता है पतंजलि के साथ होने जा रहा है, बाबा रामदेव के साथ होने जा रहा है, कभी आ जाता है तमाम भारतीय जो कंपनियां हैं उनके साथ कंप्रोमाइज, और अखबारों में भी आ जाता है। मीटिंगों में तो वो कहते हैं, लेटरों के माध्यम से भी कहते हैं, विज्ञापन तो छपवाते, ये सारी चीजें अखबारों में आ जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है, इस प्रकार 2016-17 से होता आ रहा है। सभी उम्मीद से आगे की तारीखों का इंतजार करने लगते हैं। सभी लोग जैसे ही वो तारीख देते हैं नई तारीख का इंतजार करने लगते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने अपने सहारा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से निवेशकों से कहा जुलाई, अगस्त, सितंबर में सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और बहुत सारे पीछे से बहाने भी बनाए, अगर कोरोना ठीक हुआ, स्थितियां ठीक हुई, 14,000 करोड़ रुपए आ गया है। ये सारी चीजें लगातार सहारा इंडिया के प्रबंधन द्वारा निवेशकों की समझ रखी जाती रही हैं। लेकिन जब कोई बार बार बहाना हो, हर बार नया बहाना हो, तो निश्चित बात है आपकी नीयत पर शक होने लगता है।
जैसा कि इस मैसेज के माध्यम से जो सहारा से जुड़े हुए लोग थे, सहारा से जुड़े हुए एजेंट और एम्प्लॉय और निवेशक लोग थे, उन लोगों ने अपना विश्लेषण करके शक के तौर पर ये चीजें लोगों को जागरूक करने के लिए रखी हैं। इस योजना में उनका साथ उनके बड़े बड़े वकील, मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी टीम कार्य करती है, जो कभी ईडन गुरु का ढिंढोरा पीटती है और कहानी फ्लॉप हो जाती है, बिड्स का ढिंढोरा पीटा जाता है, सहारा इवॉल्व्स की योजनाओं की सपनों को दिखाने का काम किया जाता है। साथ ही वो सहारा इवॉल्व्स को बड़े हाईलाइट तरीके से मीटिंगों में रखा गया, इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, लेकिन ये सारी स्कीमें इनकी धरातल पर उतरते अभी तक नहीं दिखी और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं को लगता है कि सहारा बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है, जबकि इन प्रोजेक्टों का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। अखबारों में, सोशल मीडिया पर इनके विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिससे लगता है कि अब जल्दी सभी सामान होने वाला है। सोशल मीडिया पर संदेश चलाए जाते हैं कि शीघ्र 50,000 तक के भुगतान शुरू हो जाएंगे। कुछ वरिष्ठगण से व्हाट्सएप पे फोन रिकॉर्डिंग चलवाई जाती है कि हमारी ओपी श्रीवास्तव साहब से बात हुई है, 1-2 माह में भुगतान शुरू हो जाएगा। रीजनल मैनेजर वर्कर्स कहते हैं कमांड में हमारे बहुत पुराने साथी कार्य करते हैं, उनसे जानकारी मिली ही कमांड में बहुत अच्छा काम चल रहा है, 1,000 करोड़ का फंड आने वाला है। टेरिटरी प्रमुख कहने लगते हैं 2-3 माह में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा मायाजाल बनाया जाता है, सभी उस भ्रम में भ्रमित होते जाते हैं और फंसते जाते हैं। बीच बीच में मात्र 1-2 लाख रुपए का फंड देकर ब्रांच मैनेजरों को संतुष्ट कर दिया जाता है, जिससे उनके मुंह बंद हो जाएं। साथियों, एक सच्ची पीड़ा जो होती है वो इस एजेंट या वो उन विश्लेषकों द्वारा इस मैसेज में रखी गई है। यही तो होता आ रहा है। टेरिटरी प्रमुख साहब कहते हैं 2-3 महीने में समस्या ठीक हो जाएंगी। कोई रीजनल मैनेजर कहते हैं कि हमारे बहुत पुराने साथी कमांड में कार्यरत हैं, उनका कहना है कि फंड 1,000 करोड़ आने वाला है, 2,000 करोड़ आने वाला है, हमारी ब्रांच पे 1 करोड़ आने वाला है, 1.5 करोड़ आने वाला। यह 2016 से लेकर लगातार होता आ रहा है। इसके आगे चलते हैं। सहारा श्री सुब्रत राय अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय अपनी गलतियां सेवी, न्यायपालिका और एजेंटों को पर डाल देते हैं। कहते हैं संस्था ने भुगतान कर दिया, जबकि आप सच्चाई जानते हो कि रियल एस्टेट की किसी भी स्कीम का भुगतान नहीं हुआ है। सबको क्यूसॉप स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया था तथा कुछ को सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया गया था। कुछ परसेंट एकाध जो कन्वर्ट नहीं हुए थे उनका पूर्व में भुगतान किया जा चुका था। इसके बाद मैनेजमेंट अपना काम करता है, थोड़ा सा कमीशन, 2-3 लाख रुपए फंड ब्रांचों को देता है, कुछ महीनों की सैलरी देता है। पुलिस शिकायत और ज्यादा ही परेशान करने वाली कुछ जमाकर्ताओं को 25 से 50% भुगतान देकर उनको संतुष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि रणनीति के अनुसार एक एक्टिव ब्रांच उनको 1 लाख रुपए महीने में चलाना है। उनका ऐसा इन लोगों का मानना है कि उनका एक लक्ष्य है कि हमारे जो 5,000 ब्रांचें चल रही हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं, उन सारी ब्रांचों पे चाहे जितनी बड़ी पेंडिंग बनी रहे, वो सब 1 लाख रुपए में मेंटेनेंस होती रहे। वो 1 लाख रुपए में स्टाफ को सैलरी भी मिल जाए, कैशियर भी संतुष्ट हो जाए, मैनेजर भी प्रसन्न हो जाए, और कुछ जो पार्टी हंगामा खड़ा किए हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो शिकायत पुलिस से कर रखी हैं, सांसद विधायक से जिनके रिश्ते नाते हैं, सोर्स सिफारिश हैं, उनको कुछ 20-25%, 50% फंड देकर संतुष्ट करा दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। रीजन को एक्टिव ब्रांच फ्रेंचाइजी की संख्या के हिसाब से फंड मिलता है। यदि किसी रीजन में 40 एक्टिव ब्रांच हैं तो उसे 40 लाख प्रति माह फंड दे दिया जाता है, जिसमें उसे सैलरी, रेंट, मिसलेनियस, CRC कंप्लेंट, लीगल पेमेंट सभी को मैनेज करना होता है। रीजनल मैनेजर का काम सभी को मैनेज करने का है। वो कुछ खास वरिष्ठ गणों की फ्रेंचाइजी को अधिक फंड देते हैं ताकि उसका काम चलता रहे। जो उनके खास लोग होते हैं उनको थोड़ा वो अधिक फंड दे दिया करते हैं। वो वरिष्ठगण अधिकतर रीजनल मैनेजर के साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं। यूं कहीं लीजिए तेल मालिश करने वाले कुछ वरिष्ठ गणों को, जो सभी कार्यकर्ताओं को कहते हैं
कि 2 से 4 माह में सब कुछ अच्छा होने वाला है। हमारी टेरिटरी महोदय से बात हुई है, धैर्य रखिए। आप इसका पता लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रीजनल मैनेजर बैठते हैं उस शहर की फ्रेंचाइजी को सबसे अधिक फंड मिलता है बजाय अन्य दूर ब्रांच क्षेत्र की ब्रांचों से। इनका यह भी कहना है कि रीजनल मैनेजर जिस शहर में बैठते हैं उस शहर की ब्रांचों को अधिक फंड मिलता है। मान लीजिए आपका रीजन लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है, झांसी है, ग्वालियर है, और उसके जो रीजनल मैनेजर हैं जिस शहर में बैठते हैं उसकी जो ब्रांचें संचालित हैं वहां फंड अधिक दिया जाता है बजाय जो रीजन के ब्रांचें दूर हैं उनके। इसके अलावा कहीं पर अधिक पुलिस शिकायत होती है तो वहां भेज दिया जाता है। पुलिस दबाव बनाती है तो शिकायत करने वाले जमाकर्ताओं से 2 से 3 लाख रुपए देकर टाइम पास किया जाता है। किसी भी तरह से साल भर निकालना है। मुख्यालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संस्था सेंटर रजिस्ट्रार और दूसरे कई नियामकों को झूठे एग्रीमेंट, विदेशी निवेश और योजनाओं के ढेर सारे डॉक्यूमेंट भेजकर यह भरोसा दिलाती है कि हमारे पास फंड आने वाला है, हम लगे हुए हैं, शीघ्र भुगतान कर देंगे, अतः हम पर कोई कार्रवाई ना की जाए। यह सब सिस्टम के तहत किया जाता है। जो सरकारी नियामक हैं उनको गुमराह करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े फंड, बड़े बड़े कागज, बड़ी बड़ी हेडिंग्स, बड़ी बड़ी डीलिंगें उनको भेज दी जाती हैं। जिनको लगे कि हाँ कंपनी काम कर रही है, भुगतान देने के लिए उत्साहित है, शीघ्र भुगतान कर देंगे, हम भुगतान दे भी रहे हैं, जो कि हम सभी जानते हैं भुगतान नाम मात्र का ही है। हमारे ऊपर कार्रवाई ना करें, हमें कार्य करने दिया जाए। और साथ में उन नियामकों को धमकी देते हैं, अगर आप हमारे ऊपर एम्बार्गो लगाएंगे, रोक लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, हिरासत में भेजेंगे, तो वो जो ब्रांचें चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, जिससे व्यवस्था भंग हो जाएगी और व्यवसाय ठप हो जाएगा, लोगों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक आम आदमी 50 लाख की कार खरीद तो नहीं सकता, पर वो आम आदमी शोरूम से कोटेशन तो जरूर ला सकता है। वैसे ही एक आम आदमी 1 करोड़ का बंगला तो नहीं बना सकता, पर वो बंगले का नक्शा तो बनवा ही सकता है और दूसरों को दिखा सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरह किसी साधारण व्यक्ति को बैंक से 1 करोड़ का लोन तो नहीं मिल सकता, पर वो व्यक्ति लोन लेने के लिए 10 बैंकों में आवेदन तो कर ही सकता है। इसी प्रकार से सहारा कागजों में योजनाओं को बनाकर टाइम पास कर रहा है। 2012 से सहारा ने सेबी को 5000 करोड़ लेकर सेबी को फंसाना चाहा था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और सहारा खुद ही उलझ गया। सेबी में अभी तक 15,000 करोड़ रुपए जमा ही है। सहारा पूरे 24,000 करोड़ रुपया जानबूझकर इसलिए बताता है क्योंकि अन्य लोगों को ये बताया जा सके कि हम 15% ब्याज सहित सरकार से वसूली करेंगे, क्योंकि जैसे ही पूरी राशि जमा होगी और लोगों को लगे कि हाँ सहारा अपना पैसा जमा कर चुका है, सेबी भुगतान के पेपर्स और रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं का वेरिफिकेशन शुरू करेगा। और सहारा का सुप्रीम कोर्ट को बोला गया झूठ कि हम रियल एस्टेट की स्कीम का सारा भुगतान कर चुके हैं और क्यूसॉप में कन्वर्जन की जालसाजी पेपर्स की अदला बदली सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगी और सुब्रत राय क्यूसॉप की फाउंडर डायरेक्टर स्वप्ना राय पर न्यायालय को झूठी जानकारी, फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम में जबरदस्ती कन्वर्जन करने का प्रकरण दर्ज कर लिया जाएगा। इसलिए सेबी को पूरी राशि भी सहारा द्वारा नहीं दी जा रही है और सहारा अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरीके से सेबी को अपने सिस्टम में लाना चाहता है। आज निवेशकों के संबोधन में राय साहब ने कहीं भी एम्बार्गो का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी भी प्रकार का कोई एम्बार्गो था ही नहीं। सिर्फ टाइम पास और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए यह कहा जा रहा था। सहारा प्रमुख से जुड़े खास सूत्रों ने बताया कि सहारा की सभी प्रॉपर्टियों पर भारी भरकम कर्ज है, सभी निवेश उलझे हुए हैं। सुब्रत राय ने सहारा की बहुत ही बड़ी राशि अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी है। पूरे परिवार को विदेशी नागरिकता भी मिल चुकी है। उनके दोनों पुत्र पिछले 3 सालों से कभी सहारा शहर में से बाहर नहीं गए, कभी किसी बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज और हमारा इंडिया, इनके किसी भी
कारोबार में हस्तक्षेप भी करते नहीं देखे जाते हैं। पूरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी पद पर अब नहीं है, कहीं पर भी उनकी उपस्थिति नहीं दिख रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुब्रत राय के परिवार का कोई भी सदस्य संस्था का आगामी नेतृत्व नहीं करना चाहता है। सहारा श्री के बाद सहारा की जिम्मेदारी किनके हाथों में होगी, ये कोई नहीं बता सकता। सहारा श्री का उत्तराधिकारी कौन हो सकता, ये भी नहीं कोई कल्पना कर सकता। कुछ ही दिन बाद अखबारों में सहारा की न्यूज आएगी कि विदेशी निवेश आ रहा है। सेबी सहारा प्रकरण की सुनवाई है जो आखिरी हो सकती है। सेबी सहारा अकाउंट से शीघ्र फंड संस्था को मिलने वाला है। जल्द ही आप देखेंगे कि नामात्र का कमीशन, नामात्र का फंड ब्रांचों को मिलेगा। मैनेजमेंट फिर कहना शुरू करेंगे 3 महीने की तो बात है, ये टाइम निकल जाएगा, सभी धैर्यपूर्वक रहो, अच्छे होना जा रहा है। जैसा कि अभी सारा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से सारा श्री ने कहा ठीक ठाक होने जा रहा है, सब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। 14,000 करोड़ रुपए हमारा आ चुका है। किसी न्यायालय में वाद होने के कारण वो पैसा फंस गया है और कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए हम हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और वो 14,000 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो उनका कहना है जैसे जैसे जो कोरोना जल्दी से खत्म होगा, कोर्ट का काम शुरुआत होगी और हम अपनी पिटीशन डालेंगे। पिटीशन डालने के बाद जो 14,000 करोड़ रुपए आ गया है वो शीघ्र आ जाएगा। ये सारी बातें सहारा श्री के द्वारा मीटिंग में बताई गई थी, जो कि निवेशकों को उन्होंने संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी थी। जल्दी आप देखेंगे नामात्र का कमीशन, नामात्र का फंड ब्रांचों को मिलेगा। जैसे कि ये अभी कोरोना चल रहा है, अभी हाल में उत्तर प्रदेश की ब्रांचें 17 तारीख तक तो बंद ही है, अन्य प्रदेशों की ब्रांचें बंद हैं। तो ब्रांचें अगर खुली भी और किसी भी प्रकार से कहीं एजेंटों का या कोई एम्प्लॉयों का या इनके मैनेजरों का दबाव ऊपर पड़ा तो 10, 20, 50 हजार रुपए भेजकर सबको शांत संतुष्ट कर दिया जाएगा और आगे के 2-3 महीने निकालने के लिए समय दे दिया जाएगा। साथियों, ये पूरी प्लानिंग से काम हो रहा है। इसमें बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े सलाहकार लगे हुए। सितंबर 2021 में फिर एक झूठ बोला जा सकता है, फिर एक नई कहानी रची जा सकती है, फिर अगले 6 माह का समय मांगा जा सकता है। तो साथियों, ये जो हमने आप लोगों के समक्ष बातें रखी हैं, ये कोई हमने अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं रखी हैं, क्योंकि सच्चाई भी यही है कि सहारा श्री या सहारा की मीटिंगों में ये सारी चीजें 2016-17 से होती आ रही हैं। कभी ओपी साहब वादा करते हैं, मीटिंगों में बड़ा बड़ा दावा कर देते हैं और कहते हैं हमारी गारंटी है अगले 6 माह में स्थितियाँ सब हो जाए, कुछ ओके हो जाएंगी, भुगतान मिलेगा, सारी चीजें गुड की तरह नजर आने लगती हैं। साथियों, ये सच्चाई क्या है, ये तो अंदर क्या चल रहा है राम ही जाने, रवि जाने। लेकिन एक चीज को बार बार झूठ की तरह परोसा जाना कहीं ना कहीं शक की सूजी आपकी तरफ घुमाता है। कहीं आप कोई ऐसी तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं जिससे आपका कारोबार भी चलता रहे, भुगतान भी ना देना पड़े, सेवी से जो पैसा फंसा हुआ है वो भी हम पैसा निकाल लें और आगे अपना विस्तार करें और बाद में देखा जाएगा पैरा बैंकिंग के निवेशकों को। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। तो धन्यवाद साथियों, अपनी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर राय दें कि भुगतान के लिए सहारा श्री या सहारा इंडिया द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि सच में सहारा श्री जुलाई अगस्त सितंबर में जैसा कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि भुगतान दिलाने में सक्षम हो पाएंगे, स्थितियां सामान्य हो पा जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह, उन्होंने भुगतान की कोई बात ही नहीं की है। उन्होंने ये कहा है जुलाई अगस्त सितंबर में स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, आप देखेंगे सबको ठीक होने लगा। सबको ठीक होने का मतलब निवेशकों के लिए तो वही होता है कि उनके वर्षों से जो पेंडिंग पड़ा हुआ भुगतान है वो उनको शीघ्र ही मिल जाएगा। हम तो यही समझेंगे और निवेशक भी यही समझेंगे। लेकिन उन्होंने अपने मुंह, अपने जुबान के माध्यम से ये नहीं कहा है कि हम जुलाई अगस्त सितंबर से जो भी पेंडिंग है उसको निपटा देंगे, एक एक निवेशकों का भुगतान दे देंगे। ये उन्होंने किसी भी प्रकार से नहीं कहा है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि हम चिटफंड से जुड़ी हुई कंपनियों का किसी दिन कलेक्शन करके एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे और लाएंगे कि हाँ, इस देश में कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनके कारोबार ठप हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों निवेशकों का धन लुट गया और सरकार सोती रही और कुछ सरकारों ने ही वो धन अपने पास रख लिया। बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है, जैसे PACL का मामला है।
हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां सरकार के पास हैं और लोगों को फिर भी पैसा नहीं मिल पा रहा। अभी तक मात्र 10 लाख लोगों को उनका पैसा मिल पाया है। सरकार के लिए शर्म और शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि शिकायत तो और कार्रवाई करने में आगे जिस प्रकार से रहते हैं उसी प्रकार से समस्या सुलझाने में भी आगे रहा करें, क्योंकि पीएसीएल बर्बाद हो गया, लाखों लोगों को जो रोजगार मिलता था वो भी बर्बाद हो गया। से पीएसीएल की जो संपत्तियां हैं वो सरकार के पास सीज हैं, धीमे धीमे बेची जा रही हैं। उसमें भी अभी तक मात्र 10,000 रुपए तक का जो भुगतान था उन लोगों को दिया गया है। इसी प्रकार सहारा के साथ भी हो सकता था, लेकिन सहारा आज लड़ रहा है। और क्यों लड़ रहा है ये सहारा श्री ही जानते हैं, क्योंकि निवेशकों को अब लगने लगा है कि पिछले 4 वर्षों से भ्रमित कर रहे हैं और उनकी भुगतान देने की मंशा नहीं नजर आती है। तो नमस्कार, जय हिंद।